Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield Eyes episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल हैं that we are going to explain today. So the first article is on India-China boundary dispute. So यहाँ पर बात करेंगे इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो है क्या, चाइना किसे कंसिडर करता है एज इट्स टेरिटरी, इंडिया कौन सा लाइन को एज इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री कहीं ना कहीं कंसिडर करता है. ऑल दिस एस्पेक्ट्स विल बी डिस्कसिंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is related to a very important organization known as the Election Commission. So Election Commission कौन है, Election Commission को कैसे हम लोग बनाए हैं, Constitution में क्या क्या आर्टिकल्स हैं, कैसे पावर्स दिए गए हैं, क्या क्या फ्लॉज हैं related to Election Commission. All these things we'll be discussing. Along with that we will also be discussing on the parties. Parties कौन होते हैं, political parties किसे हम लोग कहते हैं, इंडिया में जो रिकॉग्निशन है वो कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं. ऑल दिस एस्पेक्ट्स वुड बी इन आवर सेकंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल. सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अटॉर्नी जनरल होता कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे अटॉर्नी जनरल को काफ़ी सारे प्रिविलेजेस दिए हैं, एज वेल एज संविधान में कौन से प्रिविलेजेस हैं, उनकी जो पावर्स हैं वो क्या है, क्या क्या फ्लॉज हैं. ऑल दिस एस्पेक्ट्स विल बी डिस्कसिंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट. सो बेसिक से समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि एसेंशियल मेडिसिन होते क्या हैं, इंडिया में कौन सा लिस्ट है जो कि एसेंशियल मेडिसिन के लिए बनाया गया है, उस पे एसेंशियल लिस्ट में डालने से क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या आउटकम्स है. ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग. अलॉन्ग विद दैट इसमें जिक्र है अबाउट AMR, ये आर्टिकल में जिक्र है अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे AMR होता क्या है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स है टू काउंटर दैट. ऑल दिस वुड बी नाउ फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट. सो वहाँ पर जो टेंशन्स हैं जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है उसे कहीं ना कहीं डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या है कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा है फ्लैश पॉइंट, उसके हिस्ट्री को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. द सिक्स्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू GST. सो यहाँ पर बेसिक से समझेंगे GST होता क्या है, ज़रूरत क्या था GST का, क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं रिलेटेड टू GST, एंड उस पर बिल्डअप करके हम लोग बात करेंगे GST काउंसिल क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है. ऑल दैट वुड बी इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. The seventh article as usual is related on to the quiz of the day. So let's start with the first one which is on the India-China boundary dispute. अब इंडिया चाइना जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर में रहे हैं एंड दैट इज़ वाई वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन आवर 5th अगस्त वीडियो, जहाँ पर बेसिक्स जो हैं कि क्या क्या क्लेम्स है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश नहीं बट और बाकी के जो रीजन्स में क्या क्या उनके क्लेम्स हैं, जो देप्सांग प्लांग है वो कहाँ पर है, कौन सा लाइन इंडिया कंसिडर करता है एज एस इंटरनेशनल बाउंड्री, चाइना कैसे कंसिडर करता है, एज वेल एज वन चाइना पॉलिसी को वन इंडिया पॉलिसी से हम लोग कैसे बैलेंस कर रहे हैं. दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस इन द 5th अगस्त वीडियो. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर. इस पर एक छोटा सा एडिशन है दैट इज अ मिलिट्री लेक्सिकॉन. मिलिट्री लेक्सिकॉन, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में एक जो हम लोग काफ़ी दिनों से हम लोग आर्टिकल में देख रहे हैं दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर. ये कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी सारे आर्टिकल्स में देख रहे हैं कि ईस्टर्न सेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे या वेस्टर्न सेक्टर में कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग हो रहा है. सो व्हाट इज दिस वेस्टर्न सेक्टर, उसको समझने की कोशिश करते हैं. सो मिलिट्री पार्लेंस में कहीं ना कहीं जो चाइना के साथ जो बाउंड्री है इंडिया का उसे हम लोग ने बांटा है फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. द रीजन रिलेटेड टू द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो रीजन शेयर करता है विद चाइना दैट इज नोन एज द ईस्टर्न सेक्टर, जबकि व्हेन इट रिलेट्स टू द सिक्किम, सिक्किम से रिलेटेड जो एरिया उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेक्टर, और जो लद्दाख का जो रीजन है दैट इज नोन एज द वेस्टर्न सेक्टर. अब जो रिसेंट जो अनरेस्ट हो रहे हैं, रिसेंट अनरेस्ट रिलेटेड टू द देप्सांग प्लेन्स हो या जो हॉट स्प्रिंग्स हो, ये सब वेस्टर्न सेक्टर में है. सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. And with that understanding, now let's move to our next aspect that is on the Election Commission, which is a very important topic. So basic से समझने की कोशिश करते हैं, starting with what is Election Commission of India. So Election Commission, please remember, it is a permanent constitutional body. That means संविधान में दिया गया है, संविधान में इसका जो mandate है, functioning है, all these things are given in the Constitution of India. कौन से आर्टिकल में? Particularly in the Article 324, Article 324 of the Constitution. और संविधान में इनके पावर्स भी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी दिए गए हैं. सो लेट्स सी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है फंक्शनिंग. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ डायरेक्शन, सुपरिंटेंडेंस एंड द कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस. किनका? ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. नाउ प्लीज रिमेंबर, ये पोस्ट की जो इलेक्शंस हैं उसकी जो पावर्स हैं, डायरेक्शंस है या सुपरिंटेंडेंस है, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन देखता है. इलेक्शन कमीशन डज नॉट लुक ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन पर्टिकुलर रिलेटेड टू द
म्यूनसिपालिटीज एंड पंचायत। सो म्यूनसिपालिटी इलेक्शंस हो या जो पंचायती इलेक्शंस हो, वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। देयर वी हैव एन सेपरेट बॉडी नॉन एज द स्टेट इलेक्शन कमीशन। प्लीज रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स। अनदर पॉइंट कि यहाँ पर जो आर्टिकल 324 है जिसने बनाया इलेक्शन कमीशन को, एंड क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक मेजर रोल है फॉर सस्टेनिंग द डेमोक्रेसी, इसीलिए आर्टिकल 324 में काफ़ी सारे सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शियल रखने के लिए, उसे कहीं ना कहीं फेवर्स ना लेने के लिए, उसे जो है इंडिपेंडेंस उसे प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी सारे सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं इन द आर्टिकल 324। सो वन ऑफ द सेफगार्ड इज द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के हिसाब से द पर्सन, whoever the person is, he or she who is the election commissioner of India, they cannot be removed from his or her office except in the same manner on the same grounds as that of judge of Supreme Court। तो जिस बेसिस पर आप जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाते हो, उसी तरीके से और उसी ग्राउंड्स में आप किसे हटा सकते हो, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को हटा सकते हो। अनदर पॉइंट इज कि ये जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर्टिकुलरली, ही कैनॉट बी रिमूव्ड सिंपली, क्योंकि बाकी एस्पेक्ट्स की तरह ही डजंट होल्ड ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो दिस पर्सन डजंट होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बट ही कैनॉट बी रिमूव्ड और हिज टेन्योर डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर। इसके साथ साथ और भी काफी सारे सेफगार्ड्स हैं। अनदर सेफगार्ड इज रिलेटेड टू द सर्विस कंडीशंस। तो अपॉइंटमेंट करने के बाद आप उनके डिसएडवांटेज में आप क्या नहीं कर सकते, सर्विस कंडीशंस को ट्वीक नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। सो दैट हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट इन सेफगार्ड्स को देने के बावजूद भी काफ़ी सारे फ्लॉज हैं जो कि हम लोग को समझने हैं। सो व्हाट आर दिस फ्लॉज? द फर्स्ट फ्लॉ इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में कहीं ना कहीं ये प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। सो दैट इज द फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू, संविधान में ये भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि जो टर्म होगा मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन में वो क्या होगा, कितने टर्म्स के लिए कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट करेंगे। दैट इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अनदर पॉइंट, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में दे हैव ऑल्सो नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। जो मेंबर्स थे, जो प्रीवियस इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं जो कि रिटायर हो चुके होंगे, उनको कहीं ना कहीं फर्दर अपॉइंटमेंट से रोका भी नहीं गया है। सो देयर कुड बी एन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो इन वजहों से दीज आर द फ्लॉज जो कि काफ़ी क्रिटिक्स कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं वीक कर रहा है। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जिसका जिक्र आर्टिकल में है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन हैज डीलिस्टेड वेरियस पार्टीज। सो कहीं ना कहीं इट इज इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है उसे कहीं ना कहीं हम लोग समझें। सो पॉलिटिकल पार्टीज कौन होते हैं? सो दीज आर वॉलंटरी एसोसिएशंस। वॉलंटरी होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं पीपल हैविंग सेम पॉलिटिकल व्यूज। तो उनका पॉलिटिकल व्यूज जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है और इस वजह से वो क्या करते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं। मकसद क्या है? टू हैव पावर, टू गेन पावर, पावर कहीं ना कहीं मिलने के लिए। बट दैट पावर इज गेन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मीन्स दिए गए उसके बेसिस पर लीगली जो बेसिक्स जो हैं उसे कहीं ना कहीं फॉलो कर वो पावर में आना चाहते हैं। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हर एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं और इस वजह से ट्रेडिशनली पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कौन से तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देयर आर द रिएक्शनरी पार्टीज, कंजर्वेटिव पार्टीज, लिबरल पार्टीज एंड रेडिकल पार्टीज। रिएक्शनरी पार्टीज आर दोज पार्टीज जो कि पुरानी जो सोशो इकोनॉमिक जो ट्रेंड्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उसे कहीं ना कहीं फेवर करते हैं। सो दे आर नोन एज द रिएक्शनरी पार्टीज। कंजर्वेटिव पार्टीज कौन होते हैं? जो कि बिलीव करते हैं स्टेटस को में, जैसे चल रहा है वैसा ही ठीक। सो दैट टाइप ऑफ टेंडेंसी इज समथिंग दैट वी सी इन कंजर्वेटिव पार्टीज। लिबरल पार्टीज कौन होते हैं? जो कि चेंज लाना चाहते हैं, जो कि रिफॉर्म लाना चाहते हैं इन द एक्सिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। और रेडिकल पार्टीज कौन होते हैं? रेडिकल पार्टीज भी चेंज लाना चाहते हैं बट पुरानी जो स्ट्रक्चर है उसे तबाह कर नए से शुरू करना चाहते हैं। ए न्यू ऑर्डर इज समथिंग दैट दे डिजायर। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड विद द टाइप्स ऑफ पार्टीज। विद दैट नाउ लेट्स सी कि कैसे कैसे रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाता है इंडिया में। सो इंडिया में जो रिकॉग्निशन है पार्टीज को दैट इज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द पार्टी एज ए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। सो उसके काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं और वो क्राइटेरियाज किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ
पोल परफॉर्मेंस, उनके जो पोलिंग में जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन देता है पार्टी को, नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी में। सो देखते हैं कौन से मेजर रिकॉग्निशंस हैं, मेजर क्राइटेरियाज हैं। तो फर्स्ट, नेशनल पार्टी घोषित करने के लिए द फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट दे शुड सिक्योर, द पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन असेंबली टू द लोकसभा इलेक्शंस, और वो जो होना चाहिए वो फ्रॉम एनी 4 और मोर स्टेट्स होने चाहिए, और इसमें 6% ऑफ द वैलिड वोट्स तो होने ही चाहिए, और उसमें एटलीस्ट 4 सीट्स भी उन्हें जीतनी चाहिए, पर्टिकुलरली फ्रॉम द लोकसभा जनरल इलेक्शंस। इन दैट केस वी कैन डिक्लेयर अ पार्टी एज नेशनल पार्टी, या दे कुड इवन विन 2% ऑफ द सीट्स, और वहां पर ये जो कैंडिडेट्स होते हैं जो जीतते हैं दे शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। या अनदर कंडीशन is that an additional criteria is that it includes parties, अगर वो स्टेट पार्टी है, एक पार्टी है जो कि स्टेट पार्टी घोषित कर दिया गया है इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में अगर वो स्टेट पार्टी है, देन उसे भी, उन पार्टीज को भी हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उन्हें हम लोग नेशनल पार्टीज डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड दैट डिक्लेरेशन इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स सी कि स्टेट पार्टीज, अब स्टेट पार्टीज के भी सिमिलरली काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं। वन ऑफ द क्राइटेरिया जैसे हम लोग ने वहां पर देखा एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स, जो कि लोकसभा जनरल इलेक्शन में होने चाहिए, यहाँ पर स्टेट के जो जनरल इलेक्शन है वहां पर एटलीस्ट 6% होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 2 सीट्स, जैसे आपने वहां पर देखा एटलीस्ट 4 सीट्स, यहाँ पर 2 सीट्स हैं। वैसे ही काफ़ी सारे सब क्राइटेरियाज हैं, स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पर जो इलेक्शन कमीशन है वो डिक्लेयर करते कि एक पार्टी को स्टेट पार्टी घोषित करना चाहिए या नेशनल पार्टी घोषित करना चाहिए। बट प्लीज डोंट ड्वेल इनटू द डिटेल्स, ये डिटेल्स काफ़ी कम चांस आते हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चंस आ जाए, बट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव। विद दैट नाउ लेट्स सी कि क्या क्या है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पार्टी सिस्टम है इंडिया, दैट इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेट्स सी। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। काफ़ी सारे पार्टीज हैं, भाजपा, कांग्रेस, आप, काफ़ी सारे पार्टीज हैं इंडिया में, एंड दैट इज शोइंग द मल्टी पार्टी नेचर। अनदर इज एन इशू नोन एज अ लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी। कुछ पार्टीज को छोड़कर, भाजपा या सीपीआई को छोड़कर काफ़ी सारे पार्टीज ऐसे भी हैं जहां पर आइडियोलॉजी काफ़ी क्लैरिटी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी है। सो दैट इज समथिंग कि काफ़ी क्रिटिक्स कहते हैं दैट इज रिलेटिंग टू द करप्शन। आपकी आइडियोलॉजी में कमी जब आती है तो पोस्ट पोल कहीं ना कहीं जो कोएलिशन है उसे कहीं ना कहीं आप बढ़ावा देते हैं, एंड दैट लीड्स टू पावर पॉलिटिक्स, द मनी पॉलिटिक्स। सो दैट इज एन इशू। अदर इशू इज द पर्सनैलिटी कल्ट। पर्सनैलिटी कल्ट का मतलब काफ़ी सारे पार्टीज ऐसे हैं जहां पर कोई एक पर्सनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं उसका रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल भाजपा, मोदी जी जो हैं, या कांग्रेस में राहुल गांधी या सोनिया गांधी, या आप में जो केजरीवाल साहब जो हैं, दे आर शोइंग एन करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। उनकी जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है इसके कारण देर इज एन ओवर डिपेंडेंस, कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी कल्ट हम लोग देख रहे हैं। दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। Other issue is based, most of the parties are based on the traditional factors. For example, AIDMK हो गए, शिवसेना हो गए, ये सब रीजनल पार्टीज हैं, ये they are formed because of the traditional factors. Then emergence of regional parties, जैसे मैंने कहा AIDMK, शिवसेना, ये सब जो है रीजनल पार्टीज हैं, and that is something that is a characteristic of the party system of India. Another characteristic is a lack of effective opposition. इतने सारे पार्टीज होने के बावजूद भी अपोजिशन में कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी है, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है दैट इज गेटिंग वीक, क्योंकि अपोजिशन एज वेल एज रूलिंग उनमें एक सिंक्रोनिटी होना चाहिए, उनमें एक कहीं ना कहीं एक एम्बिग्विटी जो है वो कहीं ना कहीं देखना नहीं चाहिए, और जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए, तब ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट सीइंग इन इंडिया। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी सिस्टम इंडिया। विद दैट नाउ लेट्स सी our next article, that is on the attorney general. अब ये जो एस्पेक्ट्स हैं अटॉर्नी जनरल होते क्या ऑन हैं, उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं पर्टिकुलर रिलेटेड टू दैट पोजीशन, कैसे उन्हें इलेक्ट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर डिस्कस्ड इन आवर 10th August वीडियो। सो प्लीज रेफर टू द 10th August वीडियो टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ऑन द एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट। अब यहाँ पर एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद एसेंशियल मेडिसिन। एसेंशियल मेडिसिन कौन से होते हैं? सो WHO के माने एसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ नीड्स ऑफ द पीपल। सो हेल्थ नीड्स जो है पॉपुलेशन के, उसे कहीं ना कहीं जो फुलफिल करते हैं, जो सेटिस्फाई करते हैं, उन मेडिसिन को हम लोग क्या करार करते हैं? एसेंशियल मेडिसिन का करार करते हैं। देन इन मेडिसिन का लिस्ट को कहते हैं हम लोग एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट।
इंडिया में हमारे पास एक लिस्ट है जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो कि है एक लिस्ट ऑफ दीज एसेंशियल मेडिसिन। अब बात करते हैं ये एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है वो है क्या। सो दिस लिस्ट इज मेड विद द कंसिडरेशन टू द डिसीज प्रिवलेंस। कोई जो डिसीज है जिसे काउंटर करने के लिए जो मेडिसिन बनाया जाता है, उस डिसीज के प्रिवलेंस से, उसके एफिकेसी को देखकर, सेफ्टी को देखकर या कॉस्ट को देखकर हम लोग कहीं ना कहीं एक मेडिसिन को इस लिस्ट में डालते हैं, दी NLEM लिस्ट। देन इन लिस्ट में जो मेडिसिन आते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर उसकी जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। और प्राइसिंग कैसे कंट्रोल करते हैं? विद एन ऑर्गेनाइजेशन नॉन एज दी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। सो NPPA वो कहीं ना कहीं इसकी जो कॉस्ट है उसे कहीं ना कहीं कैप करते हैं, ताकि आप अफोर्डेबिलिटी ला पाए, आप कहीं ना कहीं उसमें अफोर्डेबिलिटी ला पाए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ला पाए, डिस्ट्रीब्यूशन ला पाए। दैट इज समथिंग दैट कम्स विद द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। विद दैट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो ड्रग्स हैं जो कि NLEM में कहीं ना कहीं हम लोग लिस्ट करते हैं, वी कॉल दैट लिस्ट एज दी शेड्यूल्ड ड्रग्स। सो उन लिस्ट को क्या कहते हैं, उस ड्रग्स को क्या कहते हैं हम लोग? शेड्यूल्ड ड्रग्स, जिसका हम लोग जो प्राइसिंग है उसे हम लोग कैप कर सकते हैं। जबकि जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं वहां पर कंपनीज जो अपने हिसाब से दे कैन हाइक द प्राइसेस, वो जो प्राइसेस है वो वैरी कर सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं अप टू 10% पर ईयर। अब ये जो हाइक है ये ना हो ऐसे डिसीज में जहां पर काफ़ी स्प्रेड हो रहे हो या कॉस्ट इफेक्टिवनेस काफ़ी हाई हो, कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी ना हो, रीच नहीं हो, तो उन मेडिसिन को हम लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट में अटेन करते हैं, इस लिस्ट में ऐड करते हैं, ताकि वो हर घर तक पहुँचे, हर एक आदमी तक पहुँचे, हर एक डिसीज जो है वो कहीं ना कहीं प्रिवेल ना करे, उसे कहीं ना कहीं हम लोग कर्टेल करें। सो दैट इज समथिंग व्हेन इट कम्स टू द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। विद दैट नाउ लेट्स सी द सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ज़रूरत क्या है? तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो एसेंशियल मेडिसिन है इसे हम लोग डिसीज़ के प्रिवेलेंस, उसके स्प्रेड, उसकी कहीं ना कहीं सेफ्टी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखकर हम लोग एक मेडिसिन को हम लोग एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में डालते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? दैट वी आर प्रमोटिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वी आर प्रमोटिंग बेटर क्वालिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर, वी आर प्रमोटिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वी आर प्रमोटिंग a rational availability and use of such medicines. So that is something that you should understand when it comes to the significance of essential medicines list. With that, now let's see the aspects of the antimicrobial resistance. So antimicrobial resistance का जो जिक्र है वो आर्टिकल में है। So and it is very important from science and tech. Science and tech के पर्सपेक्टिव से या पर्टिकुलरली कोविड के बाद के जो टाइम है वहाँ पर कहीं ना कहीं AMR का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो देखते हैं क्या है AMR। सो व्हाट इज दिस AMR? इट इज एन एब्रिविएशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये क्या है? इट इज ए रेसिस्टेंस, एक काइंड ऑफ रेसिस्टेंस है जो कि कौन एक्वायर करता है? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्वायर इट, वेदर बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, डजंट मैटर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनमें एक रेसिस्टेंस होता है किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द एंटीमाइक्रोबियल डिसीज, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। तो जो डिसीजेस हैं जो कि कॉज करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीजेस कॉज करते हैं, उनके अगेंस्ट जो हम लोग दवाएं लेते हैं, उन दवाइयों के अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास एक स्ट्रेंथ है, एक रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं डेवलप होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब इसके वजह से कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन को काउंटर करने की कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। और इन बग्स को जिसके पास एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस आ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सुपर बग्स। और WHO ने कहा है कि दिस एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस इज वन ऑफ द टॉप 10 थ्रेट्स ऑफ द ग्लोबल हेल्थ। और तो ये जो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू दी व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल हेल्थ। विद दैट नाउ लेट्स सी कि क्या क्या रीजंस है, इसकी जो स्प्रेडिंग है उसके क्या रीजंस है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, द फर्स्ट रीजन इज द अननेसेसरी एंड इनजुडिशियस यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। सो यहाँ पर जो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन ना लेकर, डॉक्टर के पास ना जाकर, हम लोग खुद ही सोचते हैं कि ओके हम लोग के पास डॉक्टर का ज्ञान है, हम लोग गूगल से सर्च करके हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम लोग डायरेक्टली काउंटर से ले लेते हैं। सो दैट काइंड ऑफ इनजुडिशियस यूज एंड अननेसेसरी यूज इज लीडिंग टू द स्प्रेड ऑफ AMR। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, वी डोंट टेक प्रिस्क्रिप्शंस, हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, एंड वी आर हैविंग लैक ऑफ नॉलेज। और सिर्फ कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ मेडिकेशन को इंक्लूड करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं क्या लेते हैं? हम लोग एंटीमाइक्रोबियल जो ड्रग्स हैं उसे हम लोग ले लेते हैं, जो एंटीबायोटिक्स है उससे हम लोग ले लेते हैं अपने हिसाब से, अपने डोसेज के हिसाब से। सो ये कहीं ना कहीं स्प्रेड करता है एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अनदर इशू इज द पोल्यूशन रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो सीवेज निकलता है उसमें भी काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं।
ये जो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि पानी में कहीं ना कहीं मिल गए होते हैं, ये सीवेज जब वाटर बॉडीज तक जाते हैं तो वहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं उनके पास भी कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। सो दीज आर द रीजंस ऑफ द स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब देखते हैं ये स्प्रेड के कारण क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, द इम्पैक्ट्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। द फर्स्ट इम्पैक्ट इज दैट इट थ्रेट्स द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जो पहले जो मेडिसिन प्रोवाइड करते थे टीबी के जो पेशेंट्स हैं, बट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के कारण देयर इज दिस मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। अब जो पहले जो ड्रग्स हम लोग देते थे टीबी के पेशेंट्स को, वो हम लोग इन पेशेंट्स को नहीं दे सकते, और इस वजह से काउंटर करने की जो टेंडेंसी है उसमें कमी देखी जा रही है। जो आपका जो एस्पेक्ट था कि आप काउंटर कर सकते हो वो कहीं ना कहीं वीक हो जा रहा है, और यहाँ पर जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ रहा है इसके कारण आपको नए मेडिसिन बनाने पड़ रहे हैं। अब जब नए मेडिसिन बनाते हो दे इंक्रीज द कॉस्ट, तो इससे क्या हो रहा है, द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इंक्रीजेस। अब जब हेल्थ केयर जो है वो इंक्रीज, उसके कॉस्ट जो है वो आप इंक्रीज कर रहे हो, जो थ्रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से जो आपने हासिल किया था वो जो गोल्स जो आप अटेन कर चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं डिप्राइव हो रहे हैं, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 गोल्स हैं जो कि हम लोग को 2030 तक अचीव करने हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम लोग एंडेंजर कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड रिलेटेड टू द इम्पैक्ट्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। विद दैट नाउ लेट्स सी कि क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो इतना इश्यूज जो हैं, इतने जो इम्पैक्ट्स हैं, इतना जो स्प्रेड है, इसे देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या वर्ल्ड एज एन होल क्या क्या मेजर्स लिए हैं। सो फर्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। So government of India has taken several initiatives. For example, there is this national program on AMR contamination. There is this national action plan on AMR, AMR surveillance and research network, जहाँ पे वो सर्वेलेंस करते हैं, रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, एज वेल एज वहाँ पर रिसर्च या इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करता है, जहाँ पर एक एजेंसी जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिसर्च करता है टू काउंटर AMR। इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो हैविंग द एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। ये सब थे जो कि इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट वर्ल्ड एज एन होल भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक WAAW, और ये कहीं ना कहीं 2015 से एनुअली लॉन्च किया जा रहा है टू रेज द अवेयरनेस रिलेटेड टू AMR। ऑल्सो वी आर हैविंग ग्लास। व्हाट इज दिस ग्लास? दैट इज एब्रिविएशन ऑफ द ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम, ग्लास। और ये जो ग्लास है ये WHO के अंदर है, जहां पर सर्वेलेंस कहीं ना कहीं लॉन्च किया जा रहा है, सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन कर दिया जा रहा है, वहां पे बोल्स्टर किया जा रहा है ताकि हम लोग AMR को प्रिवेंट कर पाए। विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन द आर्मेनिया-अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट। अब प्लीज रिमेंबर, लेट मी गिव यू एन वार्निंग हियर, कॉन्फ्लिक्ट एज सच यूपीएससी कभी भी नहीं पूछता, सो प्लीज डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, बट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट यू शुड हैव। सो लेट्स हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में है? द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, और ये जो रीजन है, जो फ्लैश पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज अ रीजन नॉन एज द नगोर्नो कराबख रीजन, जो कि यहाँ पर आप ग्रे कलर में देख रहे हो। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, और इसके वजह से इनके बीच पर काफ़ी सारे टेंशंस हैं। अब समझते हैं इसके बैकग्राउंड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। सो लेट्स सी फर्स्ट बैकग्राउंड। द बैकग्राउंड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ट्रेस बैक टू द प्री सोवियत एरा। सोवियत एरा में जो वहाँ तक इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रेस बैक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है दिस रीजन आर्मेनिया अज़रबैजान रीजन जो था, दैट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ रशियन एम्पायर, द पर्शियन एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर। सो उस जमाने में दिस रीजन वाज द मीटिंग पॉइंट ऑफ रशियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर एंड द ऑटोमन एम्पायर। देन उसके बाद क्या हुआ? इन 1921 अज़रबैजान एंड आर्मेनिया बिकेम सोवियत रिपब्लिक्स, उनको रिपब्लिक स्टेटस मिल गया। और यहाँ पर जो रीजन है, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन, द नगोर्नो कराबख रीजन, दैट वाज गिवन ऑटोनॉमी, वो कहीं ना कहीं अज़रबैजान को दे दिया गया था, बट वहाँ पर ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड किया गया था। अब इस वजह से क्या हुआ, इन 1980s जब सोवियत का जो पावर है वो कहीं ना कहीं रिसीड करने लगा, सोवियत का पावर जो है कम होने लगा, तो जो सेपरेटिस्ट फैक्शंस है उन्होंने कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया इन दिस नगोर्नो कराबख रीजन। सो दैट इज द इशू। देन फिर क्या हुआ, इन 1988 जो नेशनल असेंबली था ऑफ दिस रीजन, दे वोटेड टू डिसॉल्व द रीजन्स ऑटोनॉमी स्टेटस एंड जॉइन आर्मेनिया। सो ये जो रीजन है, ये जो रीजन जिसे आप देख रहे हो, इन्होंने डिसाइड किया, यहाँ का जो असेंबली उन्होंने डिसाइड किया कि दे वांट टू जॉइन आर्मेनिया, बट दिस वुड गो अगेंस्ट द
सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अजरबैजान। इसलिए अजरबैजान ने क्या किया, इन्होंने एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू इन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की ये असेंबली को। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो कि एज ऑफ नाउ भी चलते जा रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू द आर्मेनिया अजरबैजान टेंशंस। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन द जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी के जो एस्पेक्ट्स हैं दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 2 सितंबर वीडियो कि जीएसटी क्या है, क्या ज़रूरतें हैं जीएसटी के, क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रमोट करता है जीएसटी, एज वेल एज जीएसटी काउंसिल के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो क्या प्रमोट करता है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है। ऑल दिस थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दी 2 सितंबर वीडियो, सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर। विद दैट नाउ लेट्स सी द क्विज ऑफ द डे। So both these quiz are related to the election commission. So the first quiz is related to the removal of the chief election commissioner. Please try to attempt this question. The second one is related to the first chief election commissioner of the India. Very simple questions. So please try to attempt this question. और ये जो क्वेश्चंस की जो आंसर्स हैं along with the explanations would be provided in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज जो पीपीटी है जिसके ऊपर हम लोग ने एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF यू वुड गेट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो इफ यू हैवंट जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप प्लीज डू जॉइन, और जो लिंक है दैट यू वुड गेट इन आवर वीडियोज डिस्क्रिप्शन। So with that, I hope today's analysis was beneficial for you guys. We're doing the same for you guys in the later stages also. At the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. See you tomorrow.